Hello student, myself Dikeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, Government GHG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें मेरा टॉपिक है भर्ती के स्रोत, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ना, भर्ती के स्रोत। तो भर्ती के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत। बाह्य स्रोत के अंतर्गत पहला रोजगार कार्यालय, शिक्षण संस्थाएं, वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिश, श्रम संघ, अन्य संस्थाओं के कर्मचारी, विशिष्ट संस्थाएं, विज्ञापन। ठीक है। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत है पदोन्नति, स्थानांतरण, भूतपूर्व कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारियों के लिए मित्रगण, अन्य संस्थाओं के कर्मचारी रिश्तेदार। रिश्तेदार। तो ये इस प्रकार जो है भर्ती के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक स्रोत और मतलब बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत। आंतरिक बाह्य स्रोत के अंतर्गत रोजगार कार्यालय, शिक्षण संस्थाएं, वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिश, श्रम संघ, अन्य संस्थाओं के कर्मचारी, विशिष्ट संस्थाएं, विज्ञापन आते हैं। और आंतरिक स्रोत में पदोन्नति, स्थानांतरण, भूतपूर्व कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारियों के लिए मित्रगण, अन्य संस्थाओं के कर्मचारी आते हैं। देखिए, जैसे कि जो है बाह्य स्रोत की बात करें तो हम बात कर रहे हैं भर्ती, वो भी किसमें, हमारे विक्रयकर्ताओं के लिए, है ना।
तो बाह्य स्रोतों से ऐसे उन स्रोतों से जिनके माध्यम से विक्रेता का चुनाव करने के लिए संस्था को भौतिक सीमाओं से बाहर जो है जाना पड़ता है। तो भर्ती के बाह्य स्रोत है भूतपूर्व विक्रयकर्ता। यदि किसी कारणवश कोई विक्रेता संस्था को छोड़कर अन्य स्थान पर चला जाए तो वह पुनः यहाँ वापस आना चाहता हो तथा उसकी आवश्यकता हो तो इसका चुनाव करके आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। दूसरा है प्रतियोगी उपक्रमों से विक्रेताओं की भर्ती अन्य प्रतियोगी फर्मों से नियुक्ति अच्छे व कुशल विक्रेताओं को अधिक पारिश्रमिक या सुविधाएं देने का प्रस्ताव करके अपने उपक्रम की ओर आकर्षित किया जा सकता है। अन्य उपक्रमों से तो अन्य व्यवसाय में लगी फर्मों में से कार्य करने वाले कुशल विक्रेताओं में से भर्ती की जा सकती है। ऐसे विक्रयकर्ताओं को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है ग्राहकों तथा उनके कर्मचारियों में से फर्म के ग्राहक फर्म द्वारा निर्मित उत्पादों के बारे में अवगत होते हैं, अतः इसके इच्छुक होने पर उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करके विक्रेता के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। फर्म अपने संस्थागत क्रेताओं जैसे थोक व फुटकर व्यापारियों के यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकती है। 9 प्रशिक्षण। बड़े उद्योगों को नौ प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के अंतर्गत 9 प्रशिक्षुओं को विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देने का दायित्व सौंपा जाता है। इन प्रशिक्षुओं में यदि कोई योग्य शक्ति है तो इसे रिक्त पदों पर नियुक्ति दिया जाता है। 6वां है पूर्व आवेदनकर्ता। उपक्रम के पूर्व विज्ञापनों या स्वतः ही आवेदन करने वाले व्यक्तियों में भी भर्ती के एक अच्छे मितव्ययी स्रोत हो सकते हैं। वर्तमान कर्मचारियों के परिवारजन, रिश्तेदार, मित्र व मित्र। तो रिक्त पद होने पर अपने ही कर्मचारियों के परिवारजनों को भर्ती करके भी कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। इन्हें वरीयता देने से विद्यमान कर्मचारियों के उपक्रम के प्रति अपनत्व जागृत होता है। द्वार पर आवेदन। कई आवेदक कार्य की तलाश में अपने आज चलकर आ जाते हैं। इसमें से भी उचित योग्यता व दक्षता वाले आवेदकों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। 9वां है रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालयों से योग्य व्यक्तियों के नाम मंगवाकर उनका साक्षात करके भी योग्य विक्रेताओं का चुनाव किया जा सकता है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाएं। तो उपक्रम में विभिन्न पदों की पूर्ति हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों से नाम मंगवाकर या परिसर साक्षात्कार करके
योग्य व्यक्तियों का चुनाव करके भी पदों को भरा जा सकता है। विज्ञापन। समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर पर्याप्त संख्या में आवेदकों को प्रेरित किया जा सकता है। इस विधि से पर्याप्त संख्या में आवेदन आने के योग्य व्यक्तियों का चुनाव संभव हो जाता है। 12वां है श्रम संघ। गैर अधिकारी पदों के लिए श्रम संघों के माध्यम से भी प्रत्याशी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कई उपक्रम के साथ तो श्रम संघ ऐसा अनुबंध भी करते हैं। कार्य चाहिए विज्ञापन। कभी कभी कोई विक्रेता अपने वर्तमान नियोजक से संतुष्ट न होने पर स्वयं कार्य चाहिए का विज्ञापन देता है। नियोक्ता इस प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क करके नियुक्तियां दे देता है। निजी रोजगार एजेंसियां। तो ऐसी एजेंसियां निश्चित शुल्क लेकर नियोक्ताओं को आवश्यक संख्या में आवश्यक योग्यता बनाए रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है ठेकेदारों या मध्यस्थों के माध्यम से भर्ती। ठेकेदारों या मध्यस्थों के माध्यम से भर्ती। रोजगार ठेकेदार या मध्यस्थों की सहायता से भी भर्ती के कार्य को पूरा किया जा सकता है। अब है आंतरिक स्रोत। इसमें सबसे पहला है, देखिए, उपक्रम में कार्य करने वाले व्यक्तियों से ही रिक्त पदों की पूर्ति करना आंतरिक स्रोतों से पूर्ति करना कहलाता है। जैसे पदोन्नति। जब किसी उच्च पद के रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्नवर्ती पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में से उपयुक्त व्यक्ति को पदोन्नति दी जाती तो पहले से कार्यरत कर्मचारी को बेहतर कार्य की प्रेरणा मिलती है, उसका मनोबल उच्च रहता है तथा वे संस्था में ही बने रहते हैं। जैसे अकाउंटेंट के पद से कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति देकर पूर्ति करना। क्योंकि देखिए, अगर हम जो है पदोन्नति देकर है ना कर्मचारियों को आगे पद में नियुक्त करेंगे तो उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर उसके लिए जो है हमें है ना नए भर्ती की आवश्यकता होगी। क्योंकि देखिए, अगर हम पदोन्नति की जगह नए नियुक्ति कर देते हैं तो इससे जो कर्मचारी है वो उसका जो है कार्य में मन नहीं लगेगा, वो कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय समय पर कर्मचारियों को प्रेरित करना पड़ता है। और प्रेरित कैसे करेंगे? पदोन्नति के माध्यम से, बोनस करके, बोनस का जो है दे के, अतिरिक्त काम करने पर अतिरिक्त जो है पारिश्रमिक दे के, तो इस तरीके से जो है उनको प्रेरित करना होता है ताकि वो अच्छे से कार्य करें। तो पदोन्नति के दौरान भर्ती जो होती है, भर्ती का जो साधन होता है वो आंतरिक साधन कहलाता है। कर्मचारियों को जो है उससे ऊंचे जो है स्तर पर पदोन्नति दी जाती है और उनके रिक्त स्थान पर भर्ती किया जाता है। और कोई जो कर्मचारी अकुशल है तो उसको पदोन्नति दे दिया जाता है और नीचे भी लाया जा सकता है। दूसरा है प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति तो अस्थायी रूप से बढ़े हुए कार्यभार अथवा रिक्त हेतु पद के लिए सामान्यतः नई नियुक्तियां न करके उपक्रम में ही कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही इन पर अस्थायी प्रतिनियुक्तियां
देकर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। मतलब जो अस्थायी रूप से है ना, जब कार्यभार बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, या रिक्त पद के लिए सामान्यतः नई नियुक्तियां न करके जो है क्रम में ही कार्य करने वाले व्यक्तियों को जो है अस्थायी प्रतिनियुक्ति देकर उस रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। स्थानांतरण। यदि कोई विक्रेता किसी एक क्षेत्र या वस्तु विभाग में अतिरिक्त होता है तो उसे आवश्यकता वाले क्षेत्रों या वस्तु विभागों में स्थानांतरित करके भर्ती की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है ना। क्योंकि कभी ऐसा होता है एक विभाग के बहुत सारे, मतलब एक व्यवसाय के बहुत सारे विभाग होते हैं। अब उसमें जो है आवश्यकता से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं तो क्या करते हैं, उस कर्मचारी को जो है जहाँ उसकी ज़रूरत है या जहाँ दूसरे जगह दूसरे विभाग में ज़रूरत है वहाँ जो है उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो रिक्त पद है दूसरे जगह वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। पदावनति। किसी व्यक्ति पर गंभीर है ना, किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप होने पर अथवा उपक्रम के कार्य स्तर में कमी होने पर उसकी जो है पदावनति करके उसको निचले हिस्से पर लाया जा सकता है और निचले हिस्सों की जो पद है उसकी पूर्ति की जा सकती है। फिर उसमें जो स्थान है उस पर पदोन्नति की जा सकती है। जो उसके नीचे अच्छा काम करने वाले कुशल कर्मचारी हैं, है ना, उसको उसके स्थान पर क्या दे देते हैं, पदोन्नति दे देते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है वो रिक्त स्थान पूरा हो जाता है और इस प्रकार जो है भर्ती हो जाती है। तो आंतरिक स्रोतों से भर्ती व्यय रहित प्रक्रिया है। मतलब ये व्यय रहित प्रक्रिया है, इसमें व्यय की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कंपनी की नीतियों एवं वातावरण की समुचित जानकारी होने से उन्हें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती। इसका दोष यह है कि उपक्रम को बेहतर प्रतिभाओं का लाभ नहीं मिलता है। अतः अच्छा यह होता है कि आंतरिक एवं बाहरी दोनों स्रोतों का जो अनुपात है ना, वो बराबर होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा आंतरिक से भी व्यवसाय लाभ प्राप्त नहीं कर सकता और ज़्यादा अगर हम बाह्य स्रोत पर ध्यान दें तो भी व्यवसाय जो है अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक यह है कि हमें दोनों स्रोतों का अनुपात बराबर निर्धारित करना चाहिए, है ना। जितने अनुपात में हम बाह्य साधन का उपयोग करेंगे उतने ही अनुपात में हमें आंतरिक साधन का भी उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। क्योंकि आंतरिक जो स्रोत होता है वो व्यय रहित होता है और बाह्य स्रोत ज़्यादा व्यय होता है। अब हम ज़्यादा व्यय करेंगे तो हमारी लागत बढ़ेगी तो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है हमको हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए आंतरिक और बाह्य स्रोत दोनों को समान अनुपात में क्या करना है, हमें प्रयोग करना है। अब संस्था के मानवीय साधनों की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यतः जैसे दो स्रोतों का उपयोग किया जाता है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। जब संस्था शुरू होता है तब कर्मचारी बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। क्योंकि प्रारंभ हो रहा है संस्था तो वहाँ पर आंतरिक स्रोत कहाँ होगा, उनको हमेशा जो है मतलब उस समय जो है बाह्य स्रोतों का ही क्या करना होगा, सहारा लेना होगा। तभी कहीं जाके उनको विक्रय के लिए क्या मिलेगा, कर्मचारी मिलेगी, है ना। नहीं तो अगर वो कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करेंगे, भर्ती नहीं करेंगे तो फिर उनके कार्य जो है जो क्रियान्वित है, जो कार्य है वो क्रियान्वित नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अब इस प्रकार कहा गया है कि जब संस्था शुरू होता है तब जो है सभी कर्मचारी जो है बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं और जब संस्था शुरू हो जाती है, आगे बढ़ने लगती है, चलने लगती है, तब किसी कर्मचारी की पदोन्नति या हस्तांतरण द्वारा भर्ती की जाती है। क्योंकि हमारा व्यवसाय प्रारंभिक नहीं है ना। प्रारंभिक में हमने भर्ती कर लिया, फिर उसके बाद हमारा व्यवसाय चलने लगा, तब फिर हम कहीं जाके आंतरिक स्रोत का उपयोग
करते हैं, जिसमें हम लोगों को पदोन्नति देते हैं, स्थानांतरण करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर पदोन्नति करते हैं, है ना। तो जब संस्था शुरू होती है तो कर्मचारियों की पदोन्नति और क्या होता है, स्थानांतरण द्वारा भर्ती की जाती है। प्रायः कोई भी संस्था दोनों प्रकार के स्रोतों का जो है प्रयोग करती है। दोनों तरह के स्रोत से उचित कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है ना। दोनों स्रोत का जो है यहाँ पे किसी भी व्यवसाय में समान महत्व होता है। आंतरिक स्रोत का भी उतना ही महत्व होता है जितना बाह्य स्रोत का होता है। थैंक यू।